Administration of medication part 4. This video is for BSc first year. Classification of medication. Medication can be classified according to the body system that the medicine is targeted to interact with. Example, cardiovascular medications, nervous system medications, etc. तो मेडिकेशंस को हम अलग अलग सिस्टम वाइज क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशंस मतलब जो मेडिकेशंस हमें हमारी हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स के लिए होती है, उन्हें हम कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशंस में क्लासीफाई कर लेंगे। या नर्वस सिस्टम मेडिकेशन, जो नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स के लिए जो मेडिकेशन है, उन्हें नर्वस सिस्टम मेडिकेशंस। थेरेपेटिक यूजेजेस ऑफ द मेडिसिन, एग्जांपल, अब जो मेडिकेशन जिस चीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है उन्हें उस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स कौन सी होती है? जो हाइपरटेंशन में काम आती है, हाइपरटेंशन को ठीक करने में काम आती है। हाइपरटेंशन मतलब जब बीपी बढ़ा हुआ होता है तो तब हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब होता है जो बीपी को कम करती है, उन्हें हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स। न्यूरोलेप्टिक्स वो होती हैं जो नर्व की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए जो दवाइयाँ हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। द डिजीज़ द मेडिसिन इज़ यूज फॉर, द डिजीज़ दैट द मेडिसिन इज़ यूज फॉर। अब जो मेडिसिन जिस डिजीज़ कंडीशन के लिए यूज़ होती है, उन्हें हम उसमें क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स वो ड्रग्स है जो कैंसर में काम आती हैं। अब एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी हेलमिंटिक्स, जो हेलमिंथियासिस में काम आती हैं वो हेलमिंटिक्स होते हैं, एंटी हेलमिंटिक्स। हेलमिंथियासिस क्या होता है? हेलमिंथियासिस बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, मतलब वॉर्म्स होते हैं, जो पेट में जो वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उन्हें हम उनके बीमारियों को हम बोलते हैं हेलमिंथियासिस। और इसके ड्रग्स को एंटी हेलमिंटिक्स ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स जो कैंसर के लिए होती हैं, कैंसर से ठीक करने के लिए होती हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो मलेरिया को ठीक करने के लिए होती हैं। The action of medication can also be used to classify it. Example, beta adrenergic blocking agents मतलब कि ये एक्शन ऑफ मेडिकेशन है। कुछ मेडिकेशन के एक्शन ही उसको क्लासीफाई करने में हेल्प करते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का मतलब है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करती है ये मेडिकेशन, तो इसीलिए इसका नाम है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। उसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव्स के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। एक ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। जब मैंने आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ाया था यूरिनरी सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो उसमें मैंने आपको बताया कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और बीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव में एक ड्रग का क्लास है जिन्हें हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पर एक्ट करती है, और उन्हें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देती, तो ये एंजाइम को रोकती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकती है, इसीलिए इन ड्रग्स को बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती ये मेडिकेशन, इसीलिए रास सिस्टम इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर आप फार्माकोलॉजी में ड्रग्स पढ़ोगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, उनमें से कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम से हेल्पफुल मतलब से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये
आपके लिए हेल्पफुल है पढ़ने के लिए। द ओवरऑल इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन ऑन द बॉडी कैन ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। अब कैसे इफ़ेक्ट करती है मेडिकेशन, वो भी एक क्लासिफिकेशन बनाता है ड्रग्स का। जैसे कि सिडेटिव्स वो होती हैं जो सुला देती हैं इंसान को। एंटी एंजाइटी ड्रग्स वो होती हैं जो एंजाइटी में हेल्प करती हैं। जब घबराहट होती है और बहुत ज़्यादा जब किसी को घबराहट होती है तो तब हम जो ड्रग्स देते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन आर डिस्पेंस्ड बाय द फार्मेसी टू द नर्सिंग यूनिट्स। तो फार्मेसी से नर्सिंग यूनिट्स में मेडिकेशन चली जाती है। वंस डिलीवर्ड प्रॉपर स्टोरेज बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। और एक बार जब मेडिकेशंस वार्ड में आ जाती है फार्मेसी से, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सही से स्टोर किया जाए। ऑल द मेडिकेशन मस्ट बी स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। और सारी मेडिकेशंस को कूल ड्राई प्लेस में ही स्टोर करना चाहिए, जैसे कि कैबिनेट्स हो गए, मेडिकेशन कार्ड्स हो गए, और या फिर फ्रिज हो गए। कुछ मेडिकेशंस हमें फ्रिज में रखनी होती है। कुछ इंजेक्शंस हेपेरिन हो गए, जैसे कि इंसुलिन इंजेक्शंस हो गए, और वैक्सीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम फ्रिज में ही रखते हैं। उसमें लिखा होता है कितने टेम्परेचर में होना चाहिए, 4 डिग्रीज पे होने चाहिए ये मेडिकेशन, या फिर कुछ मेडिकेशंस होती है 25 डिग्रीज में होनी चाहिए। तो वो मेडिकेशंस पे लिखा होता है, उस हिसाब से ही हमें उनको अलग अलग जगहों पे प्लेस करना है। ऑल मेडिकेशंस मस्ट बी स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, और कूल ड्राई प्लेस पर ही हमें उन्हें स्टोर करना है। इन लेस एडवांस कंट्रीज़ 3 कबर्ड्स आर यूजुअली यूज फॉर ड्रग स्टोरेज। तो लेस एडवांस कंट्रीज़ में हम 3 तरीके की कबर्ड यूज़ करते हैं। Cupboard 1 used for the drugs for external use only. Example, calamine lotion, Dettol, methylated spirit, etc. These drugs are contained in distinctive bottles, usually rigid with deep colors, with red labeled mark poison and for external use only. तो एक कबर्ड 1 होती है जिसमें लोशंस वगैरह होते हैं। ये मैंने एक्चुअली इतना मैंने तो देखा नहीं है कि इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि हम जो लोशंस वगैरह है या डिटॉल वगैरह है इनको हम अलग रखेंगे, क्योंकि ये वाली जो मेडिकेशंस है ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ये हम कंज्यूम नहीं करते। मतलब हम कंज्यूम तो करते पर हम इनटेक नहीं होता इनका, अंदर नहीं लेते, बॉडी के अंदर नहीं लेते, वी ओनली अप्लाई इट। फिर कबर्ड 2 में कंटेन्स ड्रग्स ऑफ इंटरनल यूज़ ओनली। जो हम इंटरनल यूज़ की ड्रग्स होती है वो कबर्ड 2 में रखते हैं, मतलब एक सेपरेट कबर्ड में रखते हैं। कबर्ड 3 कंटेन्स द डेंजरस ड्रग्स ऑफ एडिक्शन, एग्जाम्पल मॉर्फिन, पेटिथ्रीन एक्सेट्रा। कबर्ड 3 में हम डेंजरस ड्रग्स रखते हैं। ये जो कबर्ड 3 है ये लॉकर्स में होती है एक्चुअली। ये जो ड्रग्स होती हैं मॉर्फिन, पेटिथ्रीन, ये ड्रग्स एडिक्शन हो जाता है इन ड्रग्स से। मॉर्फिन से एडिक्शन हो जाता है। मॉर्फिन जो है उससे बनता है ओपियम से। ओपियम एक प्लांट है जिसको ज़्यादा कंज्यूम करने से एडिक्शन हो जाता है, तो इसीलिए ये जो ड्रग्स होती हैं ये डबल लॉक्स में होती है। डबल लॉक्स मतलब कि कबर्ड के अंदर जो एक सेफ होता है, तिजोरी सी बनी होती है, उन तिजोरी में इन ड्रग्स को रखते हैं, और उसका जो की होती है वो सिस्टर इंचार्ज के पास होती है, और इसकी इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी होती है। अगर हमने यूज़ किया है तो कितनी यूज़ किया है, किस पेशेंट पे यूज़ किया है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, वो सब चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती है। ऑल ड्रग्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट एंड एट टेम्परेचर सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो सारी ड्रग्स जो है डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखनी है, और जो टेम्परेचर दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने उस टेम्परेचर पे ही रखनी है। अनदर कबर्ड कॉल्ड द इमरजेंसी कबर्ड में बी स्टेशन्ड एट और नियर द नर्सेस बे फॉर इजी एक्सेस। एक इमरजेंसी ट्रॉली होती है, कबर्ड तो नहीं होती, पर हाँ इमरजेंसी ट्रॉली होती है। उस इमरजेंसी ट्रॉली में सारे इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं, सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर पेशेंट कभी भी पेशेंट जो है टेकिकार्डिया में चला जाए या कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो हम उन
उस इमरजेंसी ट्रॉली का एकदम इजी एक्सेस कर सकते हैं। और ट्रॉली को हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना भी आसान होता है। तो उस ट्रॉली में सारे इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एमाइनोफिलिन, हाइड्राएलाजाइन, ऑक्सीटोसिन, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। ये इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सोडा बाइकार्बोनेट और विटामिन के। और इमरजेंसी ड्रग्स में आते हैं एट्रोपिन। ये सारे ड्रग्स होते हैं उस ट्रॉली में। अमाइनोफिलिन भी होता है। Medication errors. Medication errors are unintended mistakes in the prescribing, dispensing and administration of a medicine that could cause harm to a patient. तो medication errors क्या होते हैं? Unintended mistake, मतलब हम चाह के नहीं करते इन्हें, पर ये हो जाते हैं। और ये कब होते हैं? या तो प्रिस्क्राइबिंग में, या तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने में गलती हो जाती है, या फिर डिस्पेंसिंग में, फार्मेसी से परचेस करने में गलती हो जाती है, या फिर देने में गलती हो जाती है मेडिकेशन को। तो ये जो भी एरर्स होते हैं, मेडिकेशन एरर्स, इट कैन कॉज हार्म टू द पेशेंट। और ये अनइंटेंडेड मिस्टेक्स होती है, ये कोई चाह के नहीं करता पर गलती से हो जाती है। और या तो ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने में, या डिस्पेंस फार्मेसी से गलत मेडिसिन आने में हो जाती है, या फिर ये गलत मेडिसिन एडमिनिस्टर करने में हो जाती है। मेडिकेशन एरर कैन अकर एट ऑल स्टेजेस ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के हर स्टेज पर ये मेडिकेशन एरर्स हो सकती हैं। जैसे कि द 4 मेन टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर दैट अकर विद हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। 4 मेन टाइप के मेडिकेशन एरर्स है। प्रिस्क्रिप्शन एरर। प्रिस्क्रिप्शन एरर मतलब डॉक्टर ने गलत मेडिकेशन, सही मेडिकेशन लिखी पर उसका डोसेज गलत लिख दिया, या उसका या गलत। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से नाम की मेडिकेशंस होती हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है नाम में, तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, उसने गलत मेडिकेशन लिख दी, तो उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन एरर। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन इंटरप्रिटेशन एरर। ट्रांसक्रिप्शन इंटरप्रिटेशन एरर मतलब डॉक्टर ने लिखा कुछ और नर्स ने उसको इंटरप्रेट कुछ और किया, या फिर फार्मासिस्ट ने उसको इंटरप्रेट कुछ और किया, तो उससे जो एरर होगा उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन एरर। फिर है प्रिपरेशन एरर। प्रिपरेशन एरर में आता है कैलकुलेशन एरर, कि डॉक्टर ने इतना लिखा था पर हमने दूसरी डोजेज दे दी, कम दे दी या ज़्यादा दे दी, जो भी है, दैट इज़ नोन एज प्रिपरेशन एरर। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एडमिनिस्ट्रेशन एरर में गलत एडमिनिस्टर कर दिया, रॉन्ग डोज, या तो रॉन्ग डोज एडमिनिस्टर कर दी, या फिर रॉन्ग टाइम एडमिनिस्टर कर दी, या फिर भूल गए एडमिनिस्टर करना, या एक एक्स्ट्रा कर दी, ये भूल गए कि हमने दिया था और फिर से दे दी। तो ये सारे जो एरर्स होते हैं दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन एरर, और ये बहुत कॉमन होते हैं। सबसे ज़्यादा एरर जो है एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन एरर्स इतने ज़्यादा नहीं होते जितने एडमिनिस्ट्रेशन एरर होते हैं, क्योंकि जब आप काम करने जाओगे तो आपको एहसास होगा कि स्टाफ जो है कम होता है। जितने भी इंडिया में नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्टाफ कम है, लेकिन पेशेंट ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि आप या तो भूल जाते हो एडमिनिस्टर करना मेडिकेशन, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, किसी और की मेडिकेशन किसी और को एडमिनिस्टर कर देते हो जल्दी जल्दी में, या फिर आप एक एडिशनल डोज दे देते हो एडमिनिस्टर करने में, या रॉन्ग डोज दे देते हो, या फिर गलत टाइम पे एडमिनिस्टर करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स। एंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रल का मतलब क्या होता है? एंट्रल का मतलब होता है वो सारी मेडिकेशन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अब्जॉर्ब होती है, उनको हम बोलते हैं एंट्रल ड्रग। और पेरेंट्रल मतलब, पैरा का मतलब होता है बिसाइड एंट्रम, बिसाइड जीआई ट्रैक। जो मेडिकेशन हम जीआई ट्रैक के अलावा दूसरे रूट से देते हैं वो सब आते हैं पेरेंट्रल में।
जैसे कि आईवी हो गया, ये आईवी क्या है, आईवी इज़ इंट्रावीनस, ये पेरेंट्रल से ये एंट्रल से अलग है, तो ये आता है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। आईएम भी एंट्रल से अलग है, जीआई ट्रैक्ट से अलग है, इंट्रामस्कुलर, तो ये पेरेंट्रल में आता है। सबक्यूटेनियस भी जीआई ट्रैक्ट से अलग है और इंट्राडर्मल भी जीआई ट्रैक्ट से अलग है। तो जितनी भी मेडिकेशन जो जीआई ट्रैक्ट से अलग है उनको हम पेरेंट्रल बोलते हैं, और जो जीआई ट्रैक्ट में अब्जॉर्ब होती है मेडिकेशन वो एंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उन्हें। अब ओरल मेडिकेशन एंट्रल ड्रग के अंदर आता है। अब ओरल मेडिकेशन में हम अलग अलग टाइप के ओरल मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कि सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बकल। या तो हम पेशेंट को कुछ ओरल मेडिकेशन बोलते हैं कि पानी के साथ निकल लो, और कुछ ओरल मेडिकेशन हम पेशेंट को बोलते हैं कि ज़बान के नीचे रख लो, क्योंकि ज़बान के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो उसी में डिज़ोल्व होकर उसी से अब्जॉर्ब हो जाएगी। और या फिर हम पेशेंट को बकल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। बकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम गम्स और चीक के बीच में रखने को बोलते हैं दवाई को। जो हमारे गम्स है और चीक है, चीक और गम्स के बीच में दवाई को रखने के लिए बोलते हैं ताकि वो वहीं डिज़ोल्व हो जाए। ये हो गया सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ज़बान के नीचे। ये गम्स और चीक्स के बीच में, या तो होठ और गम के बीच में रख लिया या फिर गम्स और चीक के बीच में। दिस इज़ द बकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है? ट्रे ऑफ ट्रॉली शुड बी सेट विद ड्रग टू बी एडमिनिस्टर। जिस ड्रग को हमें एडमिनिस्टर करना है वो होनी चाहिए ट्रे में। वाटर इन अ जग, पानी होना चाहिए जग में। ग्लास और ऑन अ सॉसर और ऑल इन द ट्रे। स्पून्स, मोटर एंड पेसल क्या होता है? व्हेन नेसेसरी। मोटर एंड पेसल हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को राइल्स ट्यूब लगी हो। राइल्स ट्यूब लगी है, पेशेंट ओरली मेडिकेशन नहीं ले सकता, तो हम क्या करते हैं कि जो टैबलेट्स होती है उसको मोटर एंड पेस्टल से पीस कर उसका पाउडर्ड फॉर्म बना देते हैं, और उसके जो फीड होती है पेशेंट की, राइल्स ट्यूब फीड जो होती है, उस फीड में डाल देते हैं। Towel, straw, spatula, patient's folder, treatment chart and pen. This is mortar and pestle. गैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन। गैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जब पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा, ये भी एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। या तो ओरल मेडिकेशन होगा या फिर गैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन होगा। दिस विल ऑल्सो कम अंडर एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब पेशेंट ओरली नहीं ले पाता तो हम क्या करते हैं कि राइल्स ट्यूब लगाते हैं पेशेंट को, या फिर गैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं। गैस्ट्रिक ट्यूब जो है डायरेक्ट स्टमक में होती है। स्टमक मतलब एब्डोमेन से एक ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब डालते हैं, एब्डोमेन से एक ट्यूब डालते हैं जो स्टमक में जाती है। वो एब्डोमेन में होल करके थोड़ा सा जब ऑपरेट करते हैं तो एब्डोमेन से ही होल करके स्टमक में एक ट्यूब डालते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ट्यूब। या फिर राइल्स ट्यूब में हम क्या करते हैं, या नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब, नाक के थ्रू एक ट्यूब डालते हैं जो स्टमक में जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस बाय इंजेक्शन इनटू द बॉडी टिश्यूज़। जब हम बॉडी टिश्यूज़ में इंजेक्शन देते हैं तब वो आता है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। व्हेन मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड दिस वे, इट इज़ एन इन्वेसिव प्रोसेस दैट इज़ परफॉर्म यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक। और जब हम बॉडी टिश्यूज़ में इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो एक इन्वेसिव प्रोसेस है, और इसीलिए हमें उसको एसेप्टिक टेक्निक्स अपनानी है उसको करने के लिए। जब ये पिक्चर सही से नहीं आया। टू एडमिनिस्टर पेरेंटल मेडिकेशन, नर्स यूजेस सिरिंजेस, नीडल्स टू विड्रॉ मेडिकेशंस आइदर फ्रॉम वाइल्स और एम्प्यूल्स। तो बेसिकली मुझे आपको दिखाना था कि वाइल्स क्या होती हैं और एम्प्यूल्स क्या होती हैं। ये जो ग्लास के हैं ये इन्हें हम एम्प्यूल्स बोलते हैं। दिस इज़ एम्प्यूल, और इन्हें हम बोलते हैं वाइल्स। तो मेडिकेशन को जब हम पेरेंट्रल मेडिकेशन होती है
उन मेडिकेशन को इन वाइल से या फिर इन एम्प्यूल से सिरिंज में लेते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। सिरिंजेस के 3 पार्ट्स होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि सिरिंज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो टिप होता है सिरिंज का, जहाँ पे नीडल कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं हब। उसके बाद आता है बैरल। बैरल वो होता है जो आउटसाइड पार्ट है, जिसके ऊपर स्केल्स होती हैं, स्केल्स प्रिंटेड होती हैं, मतलब 1 ml 2 ml जिसके ऊपर स्केल्स प्रिंटेड होती है उसको हम बोलते हैं बैरल। और फिर उसके बाद आता है प्लंजर। प्लंजर वो होता है जो हम खींच सकते हैं, विच फिट्स इनसाइड द बैरल, और वो बैरल के अंदर की तरफ होता है। तो ये वाला जो टिप है जहाँ पे नीडल लगाते हैं उसको हम बोलते हैं हब। उसके बाद ये बैरल है, बैरल पे ये मार्किंग से देखो 1 ml 2 ml 3 ml। ये प्लंजर है जो बैरल के अंदर फिट होता है और इसको हम खींच के मेडिसिन को विड्रॉ करते हैं। Several kinds of syringes are available in different sizes, shapes and material। तो अलग अलग टाइप्स की syringes होती है, अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग शेप्स की होती है। सिरिंजेस रेंज इन साइजेस फ्रॉम 1 ml टू 60 ml। 1 ml से लेकर 60 ml तक अलग अलग साइज़ की सिरिंज आती है। 1 ml की आती है, 2 ml की आती है, 3 ml की आती है, 5 ml की आती है, 10 ml की आती है, और फिर 10 ml के बाद आती है 30 ml की आती है, 20 ml की आती है और 50 ml की आती है। A nurse typically uses a syringe ranging from 1 to 3 ml in size for injection। 1 to 3 ml हम इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आईवी अगर हमें देना है तो हम 10 ml भी यूज़ कर सकते हैं, 5 ml भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको हम 10 ml में डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद ही हम देते हैं IV, direct IV। Insulin syringes are available in sizes that hold 0.3 to 1 ml and are calibrated in units। और इंसुलिन सिरिंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, 1 ml तक की सिरिंज होती है, और इसमें जो मार्किंग्स होती है वो यूनिट में होती है। और जब भी इंसुलिन देना होता है तो डॉक्टर लिखते हैं 20 यूनिट्स 40 यूनिट ऐसे करके लिखते हैं। द ट्यूबिकुलिन सिरिंज हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1 ml। ट्यूबिकुलिन की जो सिरिंज होती है उस पर जो कैपेसिटी होती है 1 ml होती है। ट्यूबिकुलिन सिरिंज वो होती है जिससे हम मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। इंसुलिन सिरिंज से हम इंसुलिन देते हैं, और ट्यूबिकुलिन सिरिंज से भी हम इंसुलिन दे सकते हैं, ये 1 ml की होती है। पर जो इन दोनों की जो मार्किंग्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है। इंसुलिन सिरिंज की जो मार्किंग है वो डिफरेंट होगी, ट्यूबिकुलिन सिरिंज की जो मार्किंग है वो डिफरेंट होगी। देखो ये 50 यूनिट्स तक की है, ये 50 यूनिट्स तक की है, ये 100 यूनिट्स की है, ये 1 ml की सिरिंज है, ये ट्यूबिकुलिन सिरिंज है, ये इंसुलिन सिरिंज है। Needles, most needles are made up of stainless steels and all are disposable। तो नीडल्स कैसी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और सब डिस्पोजेबल होती है। नीडल के भी 3 पार्ट होते हैं। हब होता है जो सिरिंज में जाके फिट होता है, शाफ्ट और बेवल। शाफ्ट वो होता है विच कनेक्ट्स टू दी हब, और बेवल क्या होती है, टिप ऑफ द नीडल। शाफ्ट को हम कैनुला भी बोलते हैं। ये हब हो गया, ये कैनुला या शाफ्ट हो गया, और ये बेवल हो गया। द गॉज वेरीज फ्रॉम 18 to 30। अब अलग अलग साइज़ की नीडल आती है, और साइज़ का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं गॉज। जो नीडल की जो साइज़ का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं गॉज। 18 to 30 गॉजेस की नीडल्स आती है। यूज़ लॉन्गर नीडल्स फॉर IM इंजेक्शन एंड अ शॉर्टर नीडल फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो जो लंबी नीडल्स होती हैं उन्हें हम IM इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और जो छोटी नीडल्स होती हैं उन्हें हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखो डिफरेंट गॉज है, ये 27 गॉज की है।
जितना बड़ा गॉज उतना छोटा बेवल, मतलब उतनी बारीक नीडल होगी। जितना बड़ा गॉज होगा उतनी बारीक नीडल होगी। 27 गॉज की जो नीडल होती है वो उसका जो बेवल होता है या वो बहुत ही ज़्यादा बारीक नीडल होती है 27 गॉज। उसके बाद आता है 26, इसकी थोड़ी और बारीक मतलब 27 से थोड़ा बड़ा होगा ये, इसका जो बारीकपना है वो थोड़ा कम होगा। फिर सबसे ज़्यादा मोटी जो होगी वो 18 गॉज की होगी। तो 18 गॉज, 19, 20, 22, ये जितने भी गॉजेस की नीडल है ना, ये सारी नीडल्स को हम यूज़ करते हैं जब हम मेडिकेशंस को प्रिपेयर करते हैं या हम मेडिकेशंस को वाइल से सिरिंज में लेते हैं। स्पेशली वो मेडिकेशंस जो जिसमें ऑयल होता है ज़्यादा, ऑयल, सीरम, उनको एस्पिरेट जब हम करते हैं नीडल में जब लेते हैं तो ये बड़ी बड़ी गॉजेस की जब उनको हम सिरिंजेस में लेते हैं तो ये बड़ी बड़ी गॉजेस की नीडल्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो रेगुलर यूज़ में हम जो नीडल्स है वो हम बाकी की जो नीडल्स है वो हम रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे 23 गॉज हो गया, 24, 25, 26, 27, ये हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शंस देने में। और ये वाली नीडल्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऑयल या सीरम जैसी जो प्रिपरेशन वाली मेडिकेशन होती है जो थोड़ी स्टिकी होती है या ऑयली होती है, उन्हें जब हमें सिरिंज में लेना है, एस्पिरेट करना है, तो ये बड़ी नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हर नीडल का अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग कलर होता है। हर साइज़ की नीडल का अलग कलर होता है। जो 18 गॉज की जो नीडल होती है पिंक कलर की होती है, 19 गॉज की नीडल लाइट येलो कलर की, 20 गॉज की नीडल डार्क येलो कलर की, 21 गॉज डार्क ग्रीन, 22 गॉज ब्लैक, 23 गॉज डार्क ब्लू, 24 पर्पल, 25 ऑरेंज, 26 ब्राउन एंड 27 ग्रे। तो जब हमें IM इंजेक्शन देना होता है, IM इंजेक्शन के लिए हम 22 और 23 गॉज का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों गॉजेस हम इस्तेमाल करते हैं IM इंजेक्शन के लिए। फिर ये वाले जो गॉजेस है 18, 19, 20, ये वाले गॉजेस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऑयली प्रिपरेशन वाले मेडिकेशन को एस्पिरेट करना होता है, सिरिंज में लेना होता है। और ये पर्पल वाला जो है या ब्लू वाले से हम यूजुअली IV भी दे देते हैं। अगर कैनुला नहीं लगा है, पेशेंट का डायरेक्ट IV देना है, तो ब्लू वाली से ही हम IV दे देते हैं 23 गॉज से। जब सबक्यूटेनियस देना होता है हमें, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्राडर्मल देना है हमें, तो तब हम ये ब्राउन वाली इस्तेमाल करते हैं, 26 गॉज वाली, ये इस्तेमाल करते हैं। Thank you, that's all. We'll continue in the next video.